Hey everyone, this is Sakshi. Welcome back to my YouTube channel. आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 15. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू एआई एक्सेस. मतलब एआई, अगर हम एआई से जुड़ रहे हैं तो कौन कौन से एथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं. Ethical concerns are one of the most critical problem areas which have emerged out of the development of AI and related technology. Broadly, we can divide these ethical concerns into sub-problems of ethical concerns related to data management and other adoption of AI technology. अब एथिकल कंसर्न्स वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम एरियाज़ है जो कि अभी अभी एआई के डेवलपमेंट और उसके रिलेटेड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण हुए हैं. ओके, तो इनको आप मेजरली दो तरह से कर सकते हैं सब प्रॉब्लम्स. एक तो डेटा मैनेजमेंट के रिलेटेड कंसर्न्स और एक अडॉप्टेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंसर्न्स. तो सबसे पहले पढ़ेंगे कंसर्न्स रिलेटेड टू डेटा मैनेजमेंट. Data is the lifeblood of AI systems. These systems cannot exist without the data, but the collection, storing, and usage of data raises serious privacy concerns. Take a simple example of Google, which uses data of its users for increasing its revenue. One of the products offered by Google is Android operating system. This operating systems come with a number of Google apps pre-installed. So, if you're using these apps and you have provided permissions in some instances that Google has the following information related to you. अब इसमें क्या बोला है, डेटा लाइफ ब्लड है एआई सिस्टम्स का. अगर डेटा नहीं होगा तो एआई सिस्टम्स का कोई मतलब ही नहीं है. डेटा से ही एआई सिस्टम्स चलते हैं और ये सिस्टम्स डेटा के बिना एग्जिस्ट ही नहीं हो पाते. लेकिन इस डेटा के कलेक्शन में बहुत सारे, इसके स्टोरेज और यूसेस में बहुत सारे सीरियस प्राइवेसी कंसर्न्स आते हैं. अब एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं गूगल का. ओके, विच यूजेस डेटा टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू. ओके, तो जैसे एक मेन प्रोडक्ट है जो गूगल अपन को ऑफ़र करता है वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. इंडिया में मेजॉरिटी लोग एंड्रॉयड ही यूज़ करते हैं और ये गूगल प्रोवाइड करता है. और जब हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में तो बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं, जैसे जीमेल होता है, गूगल मैप्स होता है, बहुत प्ले स्टोर होता है. तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड रहती है ना. तो अगर इन ऐप्स को अपन यूज़ करते हैं और वो जो परमिशंस मांगते हैं और अपन देते हैं तो नीचे ये जो थोड़े से लिखे हैं ना प्राइवेसी कंसर्न्स, ये हो सकते हैं. सबसे पहले अगर हम कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन देते हैं, गूगल नोज द नेम एंड फ़ोन नंबर ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, business partners, colleagues, etc. from your phone book. Also, it knows the name of persons with whom you like to talk and with whom you do not like to talk. The best and worst time to call you. अब हम लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस परमिशन दे देते हैं गूगल को. अगर हम वो दे देते हैं तो गूगल को हमारे सारे नंबर्स पता चल जाते हैं, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, बिजनेस पार्टनर्स, कलीग्स, जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे ज़्यादा बात करते हैं, जिनसे कम बात करते हैं, और हम कौन से टाइम पे ज़्यादा बात करते हैं, कौन से टाइम पे कम बात करते हैं, इस तरह से. सेकेंड है लोकेशन. अब हम लोगों को कहीं जाना रहता है तो मोस्टली अपन मैप्स के लिए लोकेशन एक्सेस कर देते हैं. तो फिर गूगल नोज द लोकेशन ऑफ योर हाउस, योर फ्रेंड्स हाउस, हाउस ऑफ योर रिलेटिव्स, योर स्कूल, ऑफिसेज, फेवरेट मॉल, फेवरेट सिनेमा हाउस. Also, it knows the time you spent in these locations, the routes you will take to reach them. With a little effort, it can predict if you own a vehicle or use a public transportation system, carpool, or your parents chauffeurs you. मतलब लोकेशन से भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकते हैं. उन्हें पता चल जाएगा कि आपके पास खुद का व्हीकल है, दूसरे का व्हीकल है, आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, कोई ड्राइवर आपको छोड़ने जाता है, किस तरह से आप कितनी तरह ज़्यादा टाइम
बिताते हो उस हिसाब से। थर्ड इज ईमेल। गूगल नोज एवरी सिंगल मेल रिटर्न एंड रिसीव्ड बाय यू. It also knows about the mails which you never read, and the mails which you wrote but never sent. It knows about the job offers received by you, and it knows about the job you were rejected. अब ईमेल में बहुत सारे मेल्स होते हैं, कुछ हमारे काम के होते हैं, कुछ एडवर्टीज़मेंट्स वाले होते हैं, कुछ हम खुद लिखते हैं, कुछ हमें मिलते हैं, कुछ जॉब ऑफर्स के लिए होते हैं, कुछ जॉब रिजेक्शन के होते हैं. तो गूगल को सब कुछ पता चल जाता है जैसे जैसे हम उसे परमिशन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज़ हैंग आउट. गूगल नोज अबाउट every little secret shared by or with you. It also has known all about your friends, their preferences and personal life, etc. ओके, तो गूगल को सब कुछ पता चल जाता है, जैसे आप किससे क्या बात कर रहे हो, किससे ज़्यादा बात करते हो, कौन आपकी पर्सनल लाइफ में कौन कौन लोग हैं, वो सब कुछ. लास्ट इज next is photos. All of the images of you and your friends along with their names linked with the contact list. Google knows their phone numbers, their email IDs, their addresses, etc. Linked with the calendar, it also knows some important events like your birthdays, marriage anniversaries, birth of their children, etc. Most of the time we accept lengthy user agreements without even realizing the implications of these agreements on our privacy rights. Data related to users is stored somewhere in some large databases. This data can be used for a number of purposes. अब जैसे फ़ोटोज़, हम फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, वो सब हमारे गूगल फ़ोटोज़ में सेव हो जाता है. उसमें हम पीपल्स के नेम भी असाइन कर देते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये इंसान का ये फ़ोटो है, वो ऐसा दिखता है, उसका नंबर ये है, उसका ईमेल आईडी है, उसका एड्रेस ये है. और अगर कैलेंडर से लिंक्ड है तो उन्हें पता चल जाएगा हमारा बर्थडे कब आता है, हमारी मैरिज एनिवर्सरी. अब हमारा जैसे आज बर्थडे है तो नोटिफिकेशन अगर गूगल की तरफ से आता है हैप्पी बर्थडे, तो हम लोग खुश हो जाते हैं. ओके, सो ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत आगे जाके अगर हम इसको अग्रीमेंट्स बिना इम्प्लिकेशंस के, जो भी ये एग्रीमेंट्स हैं, इनको सबको एक्सेप्ट कर लेते तो हमारी प्राइवेसी राइट्स को अज्यूम करते हैं ये. ओके, सो नेक्स्ट, और ये जो सारा डेटा है ये ऐसी बहुत बड़े बड़े डेटा बेसिस में सेव होता है, और इस डेटा बहुत अलग अलग पर्पसेस में यूज़ हो सकता है. This data can be used for a number of purposes. This information is collected in lieu of providing us with helpful services, but the potential risk here is very high. For example, take facial recognition system. The AI system can use this technology along with the information provided by apps like Contact and Photos to create an extensive surveillance network that can monitor you 24/7. अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, आप ये बोलोगे ये तो हमारे काम के लिए, हेल्प के लिए कलेक्ट हो रही है. हाँ, ये हेल्प के लिए ही कलेक्ट हो रही है, लेकिन जो इसमें रिस्क है ये बहुत ज़्यादा है. जैसे हम फ़ोन्स में फेस लॉक लगाते हैं तो वो हमारी पिक्चर को रिकग्नाइज़ करता है पहले, और फिर कॉन्टैक्ट, फ़ोटोज़, इन सब से ये सारे ऐप से लिंक्ड रहता है. तो इससे क्या एक नेटवर्क बना सकते हैं जो कि आपको पूरे 24 घंटे मॉनिटर कर सके. ओके, सो दिस इज़ just a small amount of your personal data which Google has. Think about all the details regarding you with Google. That is your search history, your internet browsing habits, your phone using habits. Add to this the data that companies like Microsoft, Facebook, Twitter, Amazon, etc. try to imagine the extent and the depth of data which these companies have, and you will have a clear understanding of the ethical concerns related to the data collection. ये तो सिर्फ एक छोटा
डेटा है जो गूगल के पास है, लेकिन हमारी जितनी भी सर्च हिस्ट्रीज़ है, हम क्या क्या ढूंढते हैं, क्या क्या ढूंढने की आदत है, हम कितना फ़ोन चलाते हैं, क्या चलाते हैं फ़ोन में सबसे ज़्यादा, और जो भी माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे सबके पास जो हमारे एड्रेसेस, आईडी प्रूफ्स और क्रेडिट डेबिट कार्ड डिटेल्स, तो ये सब देखो कितनी गहराई है इस डेटा में जो कि इन कंपनीज़ के पास है। तो ये एथिकल कंसर्न्स हमें थोड़ा समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज बायस इन रियल वर्ल्ड डेटा। द प्रॉब्लम हियर is that AI systems learn from the real world data fed to it. This means AI systems can reinforce the biases found in AI system. For example, a computer system trained on the data for last 200 years might find that more females were involved in specific jobs, than more percentage of successful businesses were established by men, and conclude that the specific genders are better equipped for handling certain jobs. This is gender bias. Understanding or even detecting such biases is not easy because AI systems can act as black boxes. The reason behind the decision making is not easy and in some cases even possible to understand. Many a times programmers of AI systems themselves cannot explain the logic behind decisions taken by AI systems. अब bias in real world data. अब जो कंप्यूटर सिस्टम्स है, एआई सिस्टम्स है, ये किस चीज़ से सीखते हैं? ये उन्हीं डेटा से सीखते हैं जो इन्हें फेड किया जाता है, जो रियल वर्ल्ड डेटा है। इसका मतलब है एआई सिस्टम्स खुद से बायसेस नहीं बनाते, वो उनमें डिफरेंसेस देख के अपने आप से ट्रेन होते हैं। ओके, जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम्स को लास्ट 200 ईयर्स के डेटा दिया गया जिसमें फीमेल्स ज़्यादा अच्छे से जॉब कर रही थी एज़ कम्पेयर टू मेन। ओके, फीमेल्स का बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल था। तो अगर वो एआई सिस्टम खुद से कंक्लूड कर देता है कि फीमेल्स बेटर है इस सर्टेन जॉब में, तो ये तो जेंडर बायस हुआ। ओके, सो इस जेंडर बायस को डिटेक्ट करना, समझना इतना इजी नहीं है, क्योंकि एआई सिस्टम्स तो ब्लैक बॉक्सेस है, उनके पास खुद का दिमाग नहीं है, वो सिर्फ प्री प्रोग्राम्स पे चलता है, वो प्री प्रोग्राम्स पे चलता है। ओके, तो इस जो रीजंस है डिसीजन मेकिंग के पीछे, वो इतने इजी नहीं है, और समटाइम्स तो इट्स पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैनी आर टाइम्स प्रोग्रामर्स ऑफ एआई सिस्टम्स वो खुद ही लॉजिक नहीं समझ पाते इस एआई सिस्टम के पीछे। ओके, नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन। एआई सिस्टम्स trained on biased real world data create the problem of inclusion. That is the problem that some people are left out of decision making systems. Consider the following AI system used by Amazon for equipment. This created situation in which many eligible females were left out of consideration. This is known as problem of inclusion. अब ये प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन क्या है? एआई सिस्टम्स वो रियल वर्ल्ड डेटा पे बायस्ड है। ओके, तो जिससे प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन क्रिएट होती है। ओके, जो कि मतलब ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे लोग छूट जाते हैं, मीन्स दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द एआई डिसीजन मेकिंग सिस्टम। जैसे अमेज़ॉन के एआई सिस्टम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, फॉर इक्विपमेंट। अब इसमें कुछ फीमेल्स एलिजिबल थे जिन्हें छोड़ दिया गया, जिन्हें कंसिडर नहीं किया गया। अब ये जो क्रिएट हुई सिचुएशन, इसे हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ फैक्ट्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन। द रूट कोज of the bias and AI systems come from the problem between facts and interpretation of facts. AI systems can scan data and draw learnings from them, but AI systems are not equipped to understand the reason behind a particular conclusion
और लर्निंग। अब जो बायस जो होता है एआई सिस्टम्स में, इनकी रूट कोर्स क्या है? प्रॉब्लम्स, उन्हें फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स को समझना नहीं आता है ना। तो ये जो एआई सिस्टम्स है वो डेटा को स्कैन कर लेते हैं और उनसे चीज़ें सीख जाते हैं, लेकिन इन एआई सिस्टम्स को रीज़न नहीं पता कि किस कारण ऐसा हुआ और उन कंक्लूजन या लर्निंग पे वो पहुँचे। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड and launched an experimental Twitter chatbot known as Tay. Tay was designed to experiment with conversational understanding. While launching Tay, Microsoft claimed that the more you chat with Tay, the smarter it will get. Learning to engage people through casual and playful conversations. In less than 24 hours of its launch, Tay learned that thousands of tweets developed a misogynistic racial personality. अब क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक ट्विटर का चैटबॉट बनाया जिसका नाम था टे। अब टे को डिज़ाइन किया था ताकि हम उससे बात कर सकें और हम जो बात करेंगे वो समझेगा उसे। और जब ये लॉन्च कर रहे थे टे को, माइक्रोसॉफ्ट ने ये क्लेम किया कि जितना ज़्यादा आप टे से बात करोगे उतना ज़्यादा वो स्मार्ट बनता जाएगा। और धीरे धीरे विदिन 24 आवर्स ऑफ इट्स लॉन्च लोगों ने बहुत ज़्यादा उससे एंगेज हुआ, लोगों ने बहुत बातें करी और फिर टे लर्न इतने हज़ारों ट्वीट्स जो आ गए थे, उनसे जो टेक का माइंडसेट था वो पूरा रेशियल पर्सनालिटी में डेवलप हो गया। मतलब उसे उसके दिमाग में भेदभाव आ गया, उसके दिमाग में आ गया कि किस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पर्सनालिटी, ये सब चीज़ें होती है। Okay, there was no programming error or hacking for the consequences. The problem was that Tate did exactly what it was designed to do. It started mimicking the users who were talking to it. It learned from what was being fed to it without interpreting the inputs. लोगों ने सोचा कहीं हैकिंग तो नहीं हो गई, कोई एरर तो नहीं आएगी, लेकिन नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि टे ने पूरा वही काम किया जो उससे कहा गया था, जो उसके डिज़ाइन में था। उसने लोगों को मिमिक करा, लोगों की तरह ही बोलना सीख लिया। ओके, तो लोग कैसे थे वैसे ही वो बन गया। ओके, तो जो उसे डेटा फेड किया गया वो उसने उसी से सीख के करा। लास्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ गुड AI पॉलिसी। गुड AI पॉलिसी के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है? फर्स्ट, एन AI सिस्टम मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। Second, an AI must have the right of data it is collecting. Third, consumers must have a choice of leaving AI systems. Fourth, the data collected and the purpose of AI must be limited by its design. Fifth, data with the AI systems must be deleted upon the request from the consumers. तो ये 5 फैक्टर्स है, 5 कंपोनेंट्स है जो कि एक गुड AI पॉलिसी का बताता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो as much as possible, and if you have not subscribed, hit the subscribe button. Bye.